सुप्रभात मित्रों। प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने एक क्लास में मुंशी प्रेमचंद जी का अत्यंत ही एक महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान की चर्चा की थी। उसका हमने सारांश डिस्कस किया था। तो आज हम उनका एक और महत्वपूर्ण उपन्यास जिसका नाम गोदान है उसकी चर्चा करेंगे। उसका सारांश जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक और बार आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके समक्ष संपूर्ण गोदान उपन्यास या गबन उपन्यास का विस्तृत विवरण लेके आऊं, पूरा कंप्लीट बुक आपको पढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैं पूरा चैप्टर लेके आपके सामने आ जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं गबन उपन्यास का सारांश। तो सर्वप्रथम यहाँ दिया गया है कि गबन उपन्यास की कहानी एक जालपा नाम की बच्ची से शुरू होती है। ठीक है, तो जो गबन उपन्यास है उसकी जो कहानी एक जालपा नाम की बच्ची से शुरू होती है। वो बच्ची मानकी और दीनदयाल की बेटी है। तो जो जालपा है, ये याद रखिएगा, ये कैरेक्टर्स के नाम हैं। तो जो बच्ची जालपा है उसकी माता का नाम जानकी है एवं उसके पिता का नाम जो है वो दीनदयाल है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये कैरेक्टर्स का नाम याद रखिएगा। दीनदयाल जी हमेशा ये सोचते थे कि बच्ची को खिलौने से ज़्यादा गहनों को समय देना चाहिए। ठीक है, तो उनका मानना था दीनदयाल जी का कि बच्ची को खिलौने से ज़्यादा गहनों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे चलकर वो औरत होने वाली है और खिलौनों में वो बात नहीं है। ठीक है, तो वो जो है दीनदयाल अपनी बेटी को एक संपूर्ण औरत के रूप में गढ़ना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए दीनदयाल जी कभी भी जालपा के लिए गहने जरूर लेके आते थे। बचपन से ही जालपा को गहनों से बहुत ही प्यार होने लगा। उसकी माँ को भी गहनों से बहुत प्यार था और वो आए दिन उसे कुछ ना कुछ दिलाती रहती थी। ठीक है, तो ना ही सिर्फ दीनदयाल जी को बल्कि जालपा की जो माँ थी वो भी जो जालपा है उसको गहने दिलाती थी, क्योंकि जालपा के साथ साथ उसकी माँ को भी गहनों से बहुत प्यार था। ठीक है, तो ये गुण जो है गहनों से प्यार वो जालपा को उसकी माँ से मिला। ठीक है, तो जालपा के पास एक नकली चंद्रहार था जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो जालपा को बचपन से ही एक नकली चंद्रहार मिल गया था। उस ज़माने में चंद्रहार की बहुत कीमत हुआ करती थी। ठीक है, बहुत ही पैसे वाला हार हुआ करता था वो, परंतु उसके पास एक नकली चंद्रहार था। ठीक है, जालपा के पास। तो बचपन से ही उसको चंद्रहार गहनों से बहुत प्यार था। ठीक है, एक दिन जालपा के पिता अपनी पत्नी के लिए सचमुच का असली वाला चंद्रहार लेकर आए तो जालपा की आंखों पर वो चढ़ गया। उसने पापा से बोला, आप मेरे लिए भी ऐसे हार बनवा दो, और जिद करने लगी। इस पर उसकी माँ ने समझाया। ठीक है, तो ऐसे ही एक बार जो दीनदयाल थे वो अपनी पत्नी के लिए एक सचमुच का चंद्रहार लेके आ गए, और उसे देखने के बाद जालपा का जो मन है वो भी चंद्रहार प्राप्त करने के लिए उसे भी इच्छा हुई। तो फिर जो माँ थी जालपा की, उसने बच्ची को समझाया कि तुम्हें भी ऐसा हार जरूर मिलेगा तुम्हारे ससुराल से। जालपा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि ससुराल कोई डरावनी चीज़ नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ जाने से डर लगे, और वो वहाँ जाने पर उसके गहनों के लिए जो अरमान है वो पूरे होंगे। वो एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की जाएगी। जालपा खुशी खुशी उस दिन का इंतज़ार करने लगी। तो जो उसकी माँ थी जालपा की, उसने जालपा को कहा कि तुम्हें भी चंद्रहार मिलेगा, परंतु तुम्हें चंद्रहार तुम्हारे ससुराल वाले देंगे। ठीक है, तो ये जो बात थी चंद्रहार वाली, ये जालपा के दिमाग में बचपन से ही आ गई, और उसे ये लगने लगा कि हाँ, ससुराल एक अच्छी जगह है, वहाँ पे मुझे गहने मिलेंगे, मुझे चंद्रहार मिलेगा। तो फिर वो अपने शादी के दिन अपने ससुराल का इंतज़ार करने लगी। ठीक है, क्योंकि उसे लगता है कि ससुराल में उसकी सारी ख्वाहिशें, उसकी सारी अरमानें पूरी होंगी। ठीक है, जालपा जब बड़ी होती है
तो उसकी शादी दयानाथ के बेटे रमानाथ, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये देखिए दो कैरेक्टर्स और आ गए, दयानाथ और रमानाथ, ठीक है। तो अब तक हमने 5 कैरेक्टर्स की चर्चा कर ली है, जालपा, ठीक है, मानकी, दीनदयाल, दयानाथ और रमानाथ, ठीक है। तो जो दयानाथ है उनके बेटे रमानाथ, ठीक है, उनकी शादी जो है जालपा के साथ हुई, ठीक है। रमानाथ कोई काम नहीं करता है, वो एक मध्यम वर्ग परिवार से जो है वो ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। तो रमानाथ जो है वो कोई काम नहीं करता था, ठीक है, बेकार था, परंतु वो जो है एक मध्यम वर्ग परिवार से जो है ताल्लुक़ रखता था, ठीक है। उसके पिता के वेतन से घर ठीक तरीके से नहीं चल पाता है, घर का हर आदमी किसी ना किसी तरीके से संतुष्ट नहीं है, ठीक है। तो जो दयानाथ थे उनकी जो तनख्वाह थी वो इतनी नहीं थी, ठीक है, कि पूरा घर चल सके, इसीलिए उनके परिवार का प्रत्येक आदमी जो था वो संतुष्ट नहीं था, ठीक है। उन्हें हर चीज़ मन मार के जीना पड़ता था, ठीक है, सॉरी। लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद दयानाथ ने आज तक एक पैसा भी रिश्वत न ली थी, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो है दयानाथ जी का कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि दयानाथ जो थे वो भले ही इतने पैसे नहीं कमाते थे, परंतु वो रिश्वतखोर नहीं थे, ठीक है, मतलब वो ईमानदार थे। रमानाथ को उसके पिता के ये उसूल पसंद नहीं आते थे, तो वो सब कुछ अपने दोस्तों के साथ ही बांट करके आगे बढ़ता था, ठीक है। परंतु उनका जो बेटा था रमानाथ, जिसकी शादी हुई थी जालपा के साथ, उसको अपने पिता की ये जो उसूल, ये जो सिद्धांत था कि रिश्वत ना लेना, वो पसंद नहीं था, ठीक है। कभी किसी को सूट मांग लिया, कभी किसी की घड़ी मांग ली, कभी किसी के साथ घूमने चले गए, कभी किसी का पैसा खर्च करवा लिया। अंतिम में बोलूँ तो रमानाथ एक बहुत ही केयरलेस पर्सन था, ठीक है। तो जो रमानाथ था उसका अब कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार वो दूसरों से कभी सूट मांग लेता, कभी घड़ी मांग लेता, कभी पैसे मांग लेता, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस पर्सन था, ठीक है। मतलब उसके पिता जो थे वो बहुत ही सिद्धांतवादी, आदर्शवादी, रिश्वतखोर नहीं थे, ठीक है, रिश्वत नहीं लेते थे। परंतु उनका जो बेटा था बिल्कुल उनके विपरीत था, ठीक है। वो मतलब वो एक तरह से देखा जाए तो दिखावा में यकीन करता था, ठीक है, कि मेरे पास ये है, वो है, मैं ये पहनूंगा, वो पहनूंगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा दिखावा किस्म का आदमी था, ठीक है। उसकी शादी जालपा से हो जाती है, क्योंकि जालपा का जो परिवार रमानाथ को पसंद था और दयानाथ का जो परिवार जालपा को पसंद था। शादी में दोनों पक्ष बढ़ चढ़ के खर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो जालपा का जो विवाह है वो रमानाथ के साथ हो जाता है, क्योंकि जालपा जो थी वो रमानाथ के परिवार को पसंद थी और जो रमानाथ थे वो जालपा के परिवार को पसंद थे, इसलिए दोनों पक्ष में राजी हो जाते हैं एक दूसरे का विवाह करने के लिए, ठीक है। जब जालपा रमानाथ के परिवार में आती है तो रमानाथ जालपा से कह नहीं पाता कि वो लोग बहुत ही मध्यम वर्गीय लोग हैं और जो भी उन्होंने शादी में किया वो सब उन्होंने कर्ज लेकर किया, यहाँ तक कि गहने भी उधार लेकर बनवाए। कहता भी किसी मुंह से शादी से पहले भी वो जालपा को अपनी शान और शौकत की डींगे मार चुका था। तो यहाँ पर जो है रमानाथ वो जालपा को बताता भी नहीं है कि वो अत्यंत ही मध्यम वर्ग परिवार से आता है और वो जो दिखावा करता था जीवन भर, आज उसी के लिए वो इतने बड़े परेशानी में फंस चुका है कि उसने बहुत सारा उधार ले लिया है, ठीक है। बहुत सारा उधार लेकर उसने गहने बनवा लिए हैं, इतना खर्च कर दिया शादी में, ठीक है। तो यहाँ पे दिखावा जो है रमानाथ पर भारी पड़ता है, ठीक है। जालपा की शादी में सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगता है, जो गहने आते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है, उसे अपना जीवन साथी भी बहुत पसंद आता है। लेकिन तब तक बहुत हताश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि शादी में चंद्रहार नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए चंद्रहार का मेंशन किया गया है, क्योंकि जालपा के दिमाग में बचपन से ही चंद्रहार का जो एक छवि है वो उसके दिमाग में छप गया है। चंद्रहार को प्राप्त करने की जो आशा कामना है उसकी, जालपा की, वो
बढ़ती चली जाती है और उसकी माँ ने जो कहा था कि उसकी ससुराल वाले उसको चंद्रहार देंगे, परंतु जब चंद्रहार नहीं मिलता तो वो हताश हो जाती है। ठीक है, परंतु वो खुश है क्योंकि उसको एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिला, परंतु वो हताश भी है क्योंकि उसे चंद्रहार प्राप्त नहीं हुआ जो उसे बचपन से ही चाहिए था। और उसकी माँ ने भी उसे कहा था कि उसे चंद्रहार मिलेगा उसके ससुराल वालों की तरफ से। ठीक है, जालपा को इस बात की बहुत ठेस लगती है क्योंकि उसने अब तक के जीवन में बस यही एक सपना देखा था, चंद्रहार का। ठीक है, तो उसने बस एक ही सपना देखा था, एक ही उसकी ख्वाहिश थी कि उसे चंद्रहार चाहिए जो उसकी माँ के पास है। ठीक है, दोस्तों, गहने चाहे छोटे हो या बड़े औरतों को लोकप्रिय होते ही हैं, इसलिए जालपा को गहनों का कोई लालच नहीं था। ये उसके मन की इच्छा थी जो कि पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो जालपा को वैसे खास तौर पर गहनों से कोई प्रेम नहीं था, उसे बस एक चंद्रहार चाहिए था क्योंकि उसकी बचपन से एक इच्छा थी, एक ख्वाहिश थी एक चंद्रहार प्राप्त करने की। परंतु जब उसे वो चीज़ नहीं मिली तो वो उसे बहुत बुरा लगता है, उसको ठेस पहुंचती है उस बात का। ठीक है, उस बात की उसे बहुत ठेस पहुंचती है क्योंकि उसने सपना देखा था कि उसको भी एक चंद्रहार मिलेगा। ठीक है, वो अपने पति से इस बात का जिक्र करती है और ये ठान लेती है कि जब तक उसे चंद्रहार नहीं मिलेगा वो कोई भी आभूषण नहीं पहनेगी। ठीक है, तो अब वो जो है जालपा वो अपने पति को इस बात का जिक्र करती है, यानी बताती है कि अब उसे एक चंद्रहार चाहिए और जब तक उसे चंद्रहार नहीं मिल जाता तब तक वो कोई और आभूषण नहीं पहनेगी। यानी उसने प्रतिज्ञा ले ली थी कि उसे चंद्रहार चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जालपा के ससुराल वालों को ये बात बहुत बुरी लगती है। उसके ससुर सोचते हैं घर की स्थिति को जालपा को अच्छे से बता दिया जाए, लेकिन रमानाथ नई पीढ़ी का युवक था। उसे शर्म सी होती है कि वो अपनी पत्नी के सामने अपनी आर्थिक स्थिति बता सके। वो जालपा से ये बात नहीं कह पाता। ठीक है, परंतु जालपा जो है उसे चंद्रहार चाहिए था, परंतु वो जानती नहीं थी कि उसके पति का जो घर उसका परिवार है वो बहुत ही ज़्यादा मध्यम वर्गीय है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक चंद्रहार बनवा सके उसके लिए। तो जब ये बात जालपा के ससुर को पता चलता है तो उन्हें लगता है कि अब सही समय आ गया है कि जालपा को सब कुछ सच बता दिया जाए कि उसके ससुराल के पास इतना पैसा नहीं है कि उसके लिए चंद्रहार ला सके। उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है और वो चाहते थे कि रमानाथ जो है वो जालपा को सब कुछ बता दे। ठीक है, परंतु रमानाथ जो है वो बताता नहीं है क्योंकि उसे शर्म आती है। ठीक है, उसे शर्म आती है कि वो अपने पत्नी के सामने कैसे ये बता सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए रमानाथ बताता नहीं है और इसी के कारण जो है वो इतना परेशानी में गिर जाता है कि अंत में जो है सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, बल्कि वो उल्टा वो बढ़ा चढ़कर कहता है कि इस मकान का किराया इतना जाता है, बच्चों की फ़ीस इतनी जाती है, हम बहुत अच्छे से रहते हैं, हम बहुत अमीर हैं। इसीलिए जालपा को अंदर ही अंदर और ज़्यादा बुरा लगता है कि घर में जब इतनी सुख सुविधाएं ही हो तो क्यों नहीं उसके लिए एक चंद्रहार बनवा लिया जाए। तो यहाँ पे जो है सच बोलने के स्थान पर रमानाथ जो है अपनी झूठी तारीफ़ करता है कि हमारे घर में इतना पैसा है, इतना किराया जाता है, हम बहुत ही अच्छे से जीते हैं। तो ये सब सुनकर जालपा का जो और बुरा लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो मेरे लिए एक चंद्रहार क्यों नहीं बनवाते। ठीक है, बल्कि जबकि सच कुछ और ही है। ठीक है, सच कुछ और ही है कि रमानाथ का जो परिवार है वो बहुत ही उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है, परंतु डींगे हाँकने के लिए, ठीक है, डींगे हाँकने के लिए रमानाथ जालपा को सही सच नहीं बताता और सच्चाई छुपाता है कि वो बहुत ही पैसे वाले हैं, उनके पास बहुत पैसा है, ताकि जालपा के सामने उसकी नाक ना कट जाए। ठीक है, दूसरी तरफ दयानाथ ने शादी के लिए जिनसे कर्ज लिया था वो दयानाथ से पैसे मांगने लगते हैं कि दयानाथ बहुत ही संकट में पड़ जाता है कि वो इस कर्ज को कैसे उतारे। वो रमानाथ से बात करते हैं और बोलते हैं कि जाओ जालपा से उसके गहने मांग लो, वो हमारे घर की बहू है, उसे घर की स्थिति बता दो, वो ज़रूर समझेगी। तो अब जो है परेशानी जो है बढ़ती चली जाती है क्योंकि दयानाथ ने जो पैसे उधार लिए थे शादी कराने के लिए, अब वो जिनसे उधार लिए थे वो लोग आ जाते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए। ठीक है, परंतु उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसे लौटा सकें।
तो आखिरकार दयानाथ एक फैसला लेता है। वो रमानाथ को बुलाता है और कहता है कि वो रमानाथ जालपा से बात करे और जो गहने उसे शादी में मिले हैं वो ले आए। वो घर की बहू है और वो ये इस बात को ज़रूर समझेगी कि उसके ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो है दयानाथ चाहता है कि जालपा अपने सारे गहने दे दे ताकि घर का जो कर्ज है वो उतर जाए, परंतु रमानाथ मानता नहीं है दोस्तों। ठीक है, और यहीं से उसकी परेशानी शुरू होती है। रमानाथ का मन तो करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, चाहकर भी अपनी पत्नी से ये बातें नहीं बता पाता क्योंकि वो पहले ही बहुत झूठ बोल चुका था अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रमानाथ जो है बहुत ही केयरलेस पर्सन है। ठीक है, वो चाहता तो इस मामले को रफा दफा कर सकता था जालपा को बताकर कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, वो उन्हें चंद्रहार नहीं दे सकता, तो हमें लाइफ जो है वो एडजस्ट करके जीना पड़ेगा। परंतु रमानाथ जो है बड़ी बड़ी डींगें हाँकने के चक्कर में अपनी पत्नी को झूठ बोलता है कि वो बहुत ही संपन्न परिवार है, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत गहने हैं। ठीक है, और अब वो फंस गया है क्योंकि वो बता नहीं पाएगा जालपा को कि हम बहुत गरीब हैं, क्योंकि वो पहले ही बता चुका है कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं। तो अब वो जो है बीच मझधार में फंस गया है। ठीक है, इस स्थिति में रमानाथ एक दिन गहनों का बक्सा चोरी कर लेता है और चोरी करने के बाद वो सारे गहने अपने पिता को दे देता है और बोलता है कि जाइए सारे गहने बेच दीजिए। अब फिर घर में चोर चोर का शोर होता है और जालपा को फिर बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने मन में इस बात को रखकर शांत हो जाती है कि उसका पति फिर से उसके लिए वो गहने बनवा देगा। तो यहाँ पे जो है रमानाथ सच्चाई बता नहीं पाता जालपा को। ठीक है, क्योंकि वो पहले ही बहुत डींगे हाँक चुका है कि वो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है। तो वो एक प्लान बनाता है रमानाथ कि वो अपने ही घर से अपने पत्नी के कबर्ड में से सारे गहने जो है चुरा लेता है और फिर चोर चोर का जो शोर करता है ताकि जालपा को लगे कि सारे गहने जो है चोरी हो गए हैं। ठीक है, परंतु जब जालपा को पता चलता है कि गहने चोरी हो गए हैं फिर भी उसे इतना दुख नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसका पति जो है उसके लिए फिर से गहने बनवा लेगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पति बहुत ही पैसे वाला है। ठीक है, परंतु सच्चाई कुछ और ही है। ठीक है, रमानाथ अपनी पत्नी के प्रेम में नौकरी की तलाश करता है और अपने एक मित्र रमेश, ठीक है, एक और कैरेक्टर यहाँ पे आ गया रमेश। ठीक है, याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास और कहानियाँ हैं उनमें पात्रों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो रमेश एक और कैरेक्टर आ गया जो कि रमानाथ का मित्र था, कि बातचीत करता है। ठीक है, रमेश एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो रमानाथ के साथ अक्सर शतरंज खेलते थे। रमेश की पत्नी को मरे हुए भी काफ़ी साल बीत गए थे, लेकिन वो आज भी उसे बहुत प्यार करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रमानाथ एक नौकरी ढूंढने का फैसला करता है अपनी पत्नी के प्रेम में। ठीक है, और वो अपने एक मित्र रमेश, ठीक है, याद रखिएगा रमेश से मिलता है। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंसान था रमेश, और अक्सर दोनों दोस्त मिलकर शतरंज खेला करते थे। ठीक है, चेस खेला करते थे। और रमेश की पत्नी को मरे हुए भी बहुत साल बीत चुके थे। ठीक है, बहुत साल बीत चुके थे, परंतु आज भी उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। ठीक है, रमेश और रमानाथ के बीच में आज भी बहुत ज़्यादा प्यार था। अपनी पत्नी को याद में रमेश जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते थे। रमेश बोलता है तुम काम तो करो और यहाँ पर ऊपरी कमाई भी, लेकिन हमेशा संयम से रहो। कभी भी कर्ज और रिश्वत कभी अच्छी चीज़ नहीं होती ज़िंदगी में। तो यहाँ जो रमेश है वो अपनी पत्नी के याद में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाता है और वो रमानाथ को ये उपदेश देता है कि तुम परिश्रम करो, काम करो। ठीक है, परंतु संयम से काम लो, कभी भी कुछ भी रातों रात नहीं मिलता। ठीक है, परिश्रम से ही सब कुछ प्राप्त होता है, और कभी भी कर्ज या रिश्वत जैसी चीज़ में कभी भी अपना पैर मत पसराओ। ठीक है, अच्छी चीज़ नहीं होती। तो यहाँ राय देता है, उपदेश देता है रमानाथ को। ठीक है, इस तरह से ज़िंदगी जीनी चाहिए। ठीक है, रमानाथ बात को समझ गया और उसने काम को शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी, लेकिन उसकी आदत भी नहीं गई बढ़ चढ़कर बोलने की। वो अपनी पत्नी को ये तो बताता कि नौकरी लग गई, पर असली तनख्वाह
से भी बढ़ा चढ़ा कर बताता था। ठीक है, तो यहाँ जो रमानाथ फिर से गलतियाँ करता है, वो अपनी पत्नी जालपा को सब कुछ सच नहीं बताता है। उसको नौकरी भले ही लग गई थी, परंतु जो असली तनख्वाह है, जो उसको सैलरी मिलती थी, वो बहुत कम मिलती थी। फिर भी वो अपनी पत्नी को जो है बढ़ा चढ़ा कर कहता था कि उससे बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलता है और उसके लिए वो गहने बनवा देगा। ठीक है, तो ये जो आदत थी रमानाथ की, वो बहुत ही गलत थी। ठीक है, जालपा बहुत खुश होती है कि चलो अब उसके पति की नौकरी लग गई है, अब उसके गहनों को लेकर सारे सपने पूरे होंगे। रमानाथ भी अपनी पत्नी के लिए गहने बनवाना चाहता है, लेकिन उस नौकरी में कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, तो उसको जो नौकरी लगी थी उसमें उसको इतना वेतन नहीं मिलता था कि वो अपने पत्नी के लिए गहने बनवा सके। फिर भी वो झूठ बोलता है। ठीक है, हमने पहले बताया वो केयरलेस पर्सन था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा केयरलेस पर्सन था वो, डींगे हाँकना जिसे कहते हैं वो करता था रमानाथ। तो उसको इतना पैसा नहीं मिलता था, फिर भी वो अपने पत्नी को झूठ बोलता था कि वो बहुत जल्द उसके लिए गहने बनवा देगा। ठीक है, बहुत पैसे लाएगा। तो ये जो झूठ है, इस झूठ के चक्कर में ही रमानाथ और जालपा दोनों की ज़िंदगी जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है, एक दिन उसकी पत्नी अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखती है और रमानाथ से बोलती है कि इससे डाक खाने में डाल देना। रमानाथ उसे लेकर तो जाता है और वो अपने लालच को रोक नहीं पाता और उस चिट्ठी को चोरी से पढ़ लेता है। उसे लगता है कि जालपा ने अपने दुखों के बारे में जिक्र किया होगा उस चिट्ठी में। ठीक है, तो यहाँ जो रमानाथ है वो सिर्फ झूठ ही नहीं बोलता, वो थोड़ा सा मतलब शक्की मिजाज का भी आदमी है। ठीक है, उसे लगता है कि शायद वो अपनी पत्नी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा है, उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए जालपा जो है वो बहुत दुखी है और वो अपने दुख, अपने पीड़ा को जो है वो इस चिट्ठी में उसने बयान किया है, उसने लिखा है और वो किसी को भेज रही है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो जानने के लिए वो उस चिट्ठी को बीच में ही खोल के देख लेता है। ठीक है, जालपा लिखती है, पता नहीं कैसे लोग हैं, इतना पैसा होते हुए भी मेरे लिए गहने नहीं बनवाते। मैं हंसती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, लेकिन मन ही मन में बहुत दुखी हूँ। दोस्तों से आदमी बहुत कुछ बता देता है और कभी कभी अपनी तकलीफ़ को बढ़ा चढ़ा कर भी कह लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके दोस्त उसकी तकलीफ़ को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है जालपा लिखती है कि पता नहीं कैसे लोग हैं उसके ससुराल वाले कि इतना पैसा है फिर भी उसके लिए गहने नहीं बनवा रहे हैं, गहने चोरी हो गए हैं, जबकि चोरी उन्होंने ही की थी, उनके जालपा के ससुराल वालों ने ही वो चोरी की थी ताकि वो कर्ज़ का पैसा जो है चुका सकें। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहती है कि गहने उसके लिए नहीं बनवा रहे हैं, कैसे लोग हैं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या चल रहा है इनके बीच। ठीक है, रमानाथ को बहुत तकलीफ़ होती है और वो लेटर को बिना पोस्ट किए घर ले आता है। इधर जालपा को भी बहुत अफसोस होता है कि उसे अपने दोस्तों से इस तरह की अंतरंग बातें नहीं साझा करनी चाहिए। वो रमानाथ से पूछती है कि क्या आपने चिट्ठी पोस्ट कर दी। तो जो रमानाथ है वो जो बीच में उसने चिट्ठी खोल के देख लिया कि उसने क्या क्या लिखा है जालपा ने उसके बारे में, तो वो देखने के बाद रमानाथ को बहुत बुरा लगता है। ठीक है, उसको ठेस पहुंचती है, तकलीफ़ होती है उसको। और यहाँ जालपा को भी अफसोस होता है कि नहीं, उसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, उसके पति के बारे में ऐसा बुरा भला नहीं लिखना चाहिए था, अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहिए था कि उसका पति कैसा है, उसके ससुराल वाले कैसे हैं। ठीक है, तो दोनों जो हैं रमानाथ और जालपा, वो दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, परंतु रमानाथ जो है वो झूठ बोलने के चक्कर में फंस जाता है। ठीक है, रमानाथ कहता है कि नहीं, जालपा कहती है अच्छा किया, मैं शायद ज़्यादा लिख गई थी। रमा कहता है कि कोई बात नहीं, जो बुरा होगा तुम उसे ही तो लिखोगी। ये सुनकर जालपा को शर्मिंदगी होती है और अपने पति से माफ़ी मांगती है। ठीक है, तो रमानाथ जो है कहता है कि नहीं, मैंने पोस्ट नहीं किया। जालपा कहती है कि अच्छा किया आपने, मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया था। फिर रमानाथ कहता है कि नहीं, तुमने जो सहा है वही तुम लिखोगी। फिर उसे जो है जालपा को अफसोस होता है और वो क्षमा मांगती है। ठीक है, माफ़ी मांगती है रमानाथ से, जबकि गलती जो है वो रमानाथ की है। ठीक है, वो सच नहीं बोलता जालपा से, वो झूठ बोलता है। ठीक है,
लेकिन रमानाथ को अपनी पत्नी की तकलीफ़ देखी नहीं जाती। फिर वो उससे सारी चीज़ छुपाकर कहीं से उधार लेकर जालपा के लिए गहने बनवा देता है। जालपा बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है कि इस तरह से उसका पति उसके सारे सपने पूरा करेगा, ये वो जानती है। तो यहाँ जो है रमानाथ को अपनी पत्नी का जो दुख है वो बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। जो गहने प्राप्त करने की जो इच्छा है जालपा की, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है और रमानाथ उसकी तकलीफ़ देखकर सह नहीं पाता और वो सारी चीज़ें छुपा कर जो है उसके लिए उधार लेकर जालपा के लिए गहने बनवा लेता है। और फिर जालपा सोचती है कि हाँ, उसका पति कितना अच्छा है, ठीक है, और उसका पति ही उसके सारे अरमान सारे सपने पूरे करेगा। जबकि वो जानती नहीं है कि रमानाथ उसे झूठ बोल रहा है। वो जो सारे गहने हैं उसने अपने पैसे से, अपने वेतन के पैसे से नहीं दिलाए हैं, बल्कि उधार लेकर उसने गहने उसके लिए बनवाए हैं, ठीक है। रमा अपनी पत्नी के लिए गहने बनवा तो देता है, लेकिन वो कर्ज देने के समय काफ़ी परेशान हो जाता है। बढ़ते बढ़ते स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि जालपा की जो दोस्त होती है रतन व कंगन बनवाने के लिए उससे भी पैसे लेकर आ जाता है, ठीक है। और कहीं न कहीं ये जेवर पैसे और खर्च के खेल में रमा एक दिन अपने ऑफिस में गबन झोल मोल, ठीक है, गबन का जो अर्थ है, असली अर्थ वो है झोल मोल, ठीक है, झोल झाल जिसे कहते हैं, कर देता है। पैसे को बैलेंस करने में वो गबन कर देता है। इसमें चीटिंग कर तो देता है, लेकिन ऐसी स्थिति, चूँकि वो ऐसा बंदा नहीं होता कि जो गलत करना चाहे उसे बहुत अपराधपूर्ण, बहुत गलत महसूस होता है, ठीक है। तो अपने पत्नी के अरमानों को पूरा करने के लिए, उसे और गहना दिलवाने के लिए वो आखिरकार वो गलती कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अपने ऑफिस के पैसों का वो गबन कर देता है, ठीक है। परंतु जब वो गबन करता है तो उसे बहुत ज़्यादा अपराध पूर्ण महसूस होता है, उसे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। परंतु फिर भी वो करता है क्योंकि वो अपने पत्नी के प्रेम में बहुत ही ज़्यादा पागल हो गया था, ठीक है। उसे इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि वो सारी बातें जालपा को एक चिट्ठी में लिखता है, लेकिन जब तक वो देखता है कि जालपा उस चिट्ठी को पढ़ रही है तब तक वो शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है, ठीक है। और बहुत दूर वो कलकत्ते की ओर निकल जाता है, ठीक है। तो जो जालपा है वो ये सब कुछ जानती नहीं है कि आखिरकार रमानाथ कहाँ से पैसे ला रहा है, वो कहाँ से उसके लिए गहने बनवा रहा है। आखिरकार रमानाथ जो है वो कांड कर देता है, ठीक है, वो झोल झाल गबन कर देता है ऑफिस के पैसों का। और आखिरकार फिर वो जो अपराध करता है उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा उसे बुरा लगता है। और वो सारी बातें जो हैं वो जालपा को एक चिट्ठी में लिखकर बताता है, ठीक है। और जब तक जालपा वो चिट्ठी पढ़े तब तक वो बहुत ज़्यादा दूर निकल चुका होता है, ठीक है, वो कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता जा चुका होता है, ठीक है। इधर जालपा अकेले रह जाती है और बहुत परेशान होती है कि वो सारी स्थिति समझ चुकी होती है। और फिर जालपा ने अपने सारे गहने बेचकर उस गबन की सारी भरपाई पूरी कर देती है। जालपा बहुत तकलीफ़ में होती है और उस रात रमानाथ को ढूंढने की कोशिश में लग जाती है, ठीक है। तो अब जो है फाइनली जो है आखिरकार जालपा को अपने ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि वो कितने पानी में हैं, ठीक है। वो आखिरकार उनकी स्थिति क्या है, वो कितने ज़्यादा कर्ज में हैं, उधार ले चुके हैं। आखिरकार उस सब जो है जालपा को पता लगता है और ये बात जानकर उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। परंतु आखिरकार वो एक पत्नी होने का जो फ़र्ज़ वो निभाती है। वो अपने सारे गहने बेचकर ऑफिस के जो सारे पैसे जो उसने गबन किए थे रमानाथ ने, वो सारे पैसे वो गहने बेचकर चुका देती है, ठीक है। और आखिरकार वो फिर रमानाथ को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, ठीक है। रमानाथ को ट्रेन में एक खटिक बुजुर्ग मिलते हैं जिनका नाम देवी दीन होता है, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा, एक और देखिए कैरेक्टर का नाम आ गया देवी दीन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये देवी दीन होता है। देवी दीन रमा को अपने घर ले जाता है जहाँ पर उसे बेटे की तरह रखा जाता है। रमा भी वहाँ चाय की दुकान लगा लेता है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन उसे जालपा की बहुत याद आती है। तो जब रमानाथ ट्रेन में जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात खटिक बुजुर्ग से होती है जिसका नाम है देवी दीन, ठीक है, याद रखिएगा देवी दीन।
देवी दिन जो है उसे अपने घर ले जाता है, ठीक है, घर ले जाता है, उसे अपने बेटे की तरह रखता है। और आखिरकार रमानाथ भी अपने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। वो एक चाय का ठेला लगाता है और आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, परंतु फिर भी वो जालपा का जो है वो भूल नहीं पाता, ठीक है। उसे अपनी पत्नी की याद आती है। उधर जालपा उसे दिन रात ढूंढा करती है। रमानाथ की ज़िंदगी ठीक तरीके से चलने लगती है और वो जालपा के साथ दोबारा नए ज़िंदगी को बिताने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि उसके पास जाएगा, माफ़ी मांगेगा और ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाता। तो गबन करने के बाद जब रमानाथ आखिरकार कलकत्ता में सेटल हो जाता है, ठीक है, वो चाय का एक ठेला लगाता है, तब वो सोचता है कि अब वो जालपा से माफ़ी मांगेगा, ठीक है, उसे कलकत्ता ले आएगा, फिर वो यहाँ पे वो अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, ठीक है। वो ये सब मन में सोच रहा है, परंतु आखिर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। रमानाथ चूंकि डरा हुआ था कि पुलिस से भाग रहा था, एक दिन वो पुलिस के शक के घेरे में आ जाता है और वो घबराकर पुलिस को अपनी सारी आप बीती बता देता है। पुलिस जब छानबीन करती है तो पता चलता है कि उस गबन का पैसा तो चुकाया जा चुका है, तो रमानाथ निर्दोष है, ठीक है। तो एक बार जो है रमानाथ पुलिस के चक्कर में पड़ जाता है, ठीक है, तो उसे लगता है कि वो पकड़ा गया, तो फिर वो डर के मारे वो अपनी सारी जो गलती उसने की थी वो बता देता है कि किस प्रकार उसने गबन किया था ऑफिस के पैसों का। तो पुलिस जो है वो छानबीन करती है और उसे पता चलता है कि गबन जो रमानाथ ने गबन किया था, उसकी पत्नी ने सारे गहने बेचकर वो सारे पैसे चुका दिए और रमानाथ जो है वो निर्दोष है। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि रमानाथ बेवकूफ़ बन गया, ठीक है, वो बेवकूफ़ बन गया, उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। उसकी पत्नी ने सारे पैसे लौटा दिए हैं, फिर भी वो कुछ भी ना जानबूझकर वो यहाँ से वहाँ से यहाँ से भटक रहा है, ठीक है, पुलिस से बचने के लिए, ठीक है। लेकिन पुलिस को एक मुखबर की तलाश थी जो डकैत के लिए उनका गवाह बन सके, जिनको फांसी पर चढ़ाना था उनके खिलाफ गवाही दे सके। उन्हें रमानाथ में वो शख्स नज़र आता है जिसे आसानी से फंसाया जा सके। तो अब जो है रमानाथ पुलिस के चक्कर में फंस जाता है, ठीक है। रमानाथ जो है पुलिस के चक्कर में फंस गया क्योंकि पुलिस को जो है एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो झूठी गवाही दे सके एक अच्छे आदमी के खिलाफ, ठीक है, ताकि और उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। और रमानाथ में जो है वो आदमी पुलिस को मिल गया, ठीक है। और वो रमानाथ को जो है ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हें वापस में जेल भेज देंगे, ठीक है। तो रमानाथ जो है वो डर के उनका काम करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पुलिस को एक ये पढ़ चुके हैं और वो रमानाथ पर डर और अपनी धौंस जमा कर रमानाथ को अपने जाल में फंसा लेते हैं। वो उसको सरकारी गवाह बना देते हैं। रमानाथ उनकी बातों में आ जाता है और उनकी कहे के अनुसार कुछ लोगों के खिलाफ गवाही दे देता है, ठीक है। तो आखिरकार रमानाथ का डर का फ़ायदा उठाता है पुलिस, ठीक है। पुलिस जो है डर का फ़ायदा उठाता है रमानाथ का और उसे मजबूर कर देते हैं, रमानाथ को मजबूर कर देते हैं कि वो गवाही देने के लिए बाध्य हो जाता है और आखिरकार वो कुछ बेगुनाह लोगों के खिलाफ जो है वो गवाही दे देता है, ठीक है, जिनमें से एक को फांसी हो जाती है और जालपा उसे ढूंढते ढूंढते कलकत्ता पहुंच जाती है और देवी दिन के घर रहने लगती है। जालपा को जब पता चलता है कि उसने झूठी गवाही दी तो वो उसे बहुत बुरा लगता है और उसे रमानाथ की आदतें बहुत बुरी लगती है और उसका प्रायश्चित करना चाहती है। वो उस फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति के घर जाकर उसके घर वालों की सेवा करती है और अपने पति के पाप का प्रायश्चित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जालपा जो है वो रमानाथ को ढूंढते ढूंढते कलकत्ता आ जाती है और देवी दिन के घर में रहती है। परंतु जब जालपा को पता चला कि उसके पति ने एक व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही दी तो उसे बहुत बुरा लगता है और अपने पति के पाप का प्रायश्चित करने के लिए, ठीक है, अपने पति के पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो उस जिसे फांसी मिली थी उसके घर में जाती है, उसके घर पर जाकर उनके घर वालों की सेवा करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जालपा का जो कैरेक्टर है वो बताया गया है वो कितनी अच्छी है, ठीक है, वो कितनी अच्छी है, अपने पति का कितना आदर करती है। परंतु जब उसके पति ने उसको झूठ बोला, ठीक है, उसको परेशान किया तो उसे बुरा भी लगता है, ठीक है। रमानाथ को बहलाने फुसलाने के लिए पुलिस जोरा नाम की एक नर्तकी को उसके पास भेज देते हैं। जोरा पहले तो उसे अपने जाल में फंसाना चाहती है
पर उसे महसूस होता है कि ये वैसा इंसान नहीं है। ये बहुत ही सिंपल और सच्चा है। जोरा उन दोनों की मदद करती है और जालपा और रमानाथ का जीवन भी व्यवस्थित करती है। तो यहाँ पर जो है रमानाथ को बहलाने के लिए पुलिस जोरा, ठीक है, एक और कैरेक्टर यहाँ पे आ गया, याद रखिएगा, जोरा, ठीक है। जोरा नामक एक नर्तकी को वो हायर करते हैं, ठीक है, वो भेजते हैं रमानाथ के पास ताकि वो बरगला सके रमानाथ को, ठीक है। और जोरा जो है वो अपना काम करती है, वो फंसाने की कोशिश करती है रमानाथ को, परंतु उसे पता चल जाता है जोरा को कि रमानाथ वैसा नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा और एक सिंपल, एक आम आदमी है, तो उसे फंसाया नहीं जा सकता, वो उसकी कोई गलती नहीं है। तो फिर जोरा जो है वो तय करती है कि रमानाथ और जालपा को मिलाया जा सके, ठीक है, और उनके जीवन को एक व्यवस्थित ढांचा दिया जा सके, ठीक है। पति के निधन के बाद रतन भी उन लोगों के साथ रहने लगती है और फिर रतन, जोहरा, रमानाथ, देवी दीन, जग्गू सभी एक साथ परिवार बनाकर खुशहाली के साथ रहने लगते हैं। और अंत में जो है सब कुछ ठीक हो जाता है। रमानाथ जो है वो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, ठीक है। और अंत में फिर रतन, जोहरा, रमानाथ, देवी दीन, जग्गू ये सभी जो हैं एक साथ परिवार बनकर खुशहाली से अपना ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ गबन का जो महत्वपूर्ण सारांश है वो समाप्त हुआ, ठीक है। आप देख लीजिए क्लास को, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पात्र आ जाते हैं, खास करके मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास और कहानी है उनमें से पात्रों का नाम, उनके कैरेक्टर या उनके चरित्र के बारे में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।